नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा मिशन ज्ञान की तरफ से और मैं आप सभी का हार्दिक दिल से ई कक्षा नीट के चैनल पे स्वागत करती हूं। तो बच्चों, नया सेशन शुरू हो चुका है और आप में से काफी सारे बच्चे सपने देखते हैं वो व्हाइट कोट पहनने का, एक नोबल प्रोफेशन में जाने का, डॉक्टर बनने का। तो हमारे इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए हमारे को नीट यूजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जो कि अब कब होगा? 2024 में होगा, राइट? सो उस एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करने का सोचते हैं तो आपके जहन में काफी सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूं? मेरे मार्क्स कितने होने चाहिए? मेरे एज कितने होना चाहिए? मेरी एलिजिबिलिटी क्या है हमारी नेशनैलिटी का क्राइटेरिया नीट के लिए? इन सभी सवालों के जवाब के साथ में मैं यहाँ पर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। तो क्या बोलते हो, चर्चा शुरू करें? तो बेटा, जो हमारा नीट का नोटिफिकेशन आया था 2023 में, उसी के आधार पे हम आपको गाइड कर रहे हैं 2024 के लिए। मान लीजिए अगर कोई नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, तो मिशन ज्ञान आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा और वो चेंज आप तक जरूर पहुंचा के जाएगा। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो पहली चीज, पहला पैरामीटर जो हमारे पास आ रहा है ध्यान में रखने के लिए, वो है एज। तो नीट एज को दो लिमिट्स में डिवाइड करता है। एक होती है लोअर लिमिट, राइट, और एक होती है अपर लिमिट। ठीक है, एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट वो उम्र है जब से आप नीट देने के लिए एलिजिबल है। अपर लिमिट है कि कौन सी उम्र तक, कौन सी आखिरी एज है जहां आप नीट जिसके बाद में नहीं दे सकते। तो जो लोअर लिमिट है दैट इज 17 ईयर्स ऑफ एज, राइट। एंड नीट ने एक क्या किया है, जो अपर लिमिट है वो हटा दी है। मतलब कोई भी अपर लिमिट नहीं है, चाहे आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो लोअर लिमिट है 17 साल की, जो लोअर लिमिट है उसमें आपको ये बोला गया है कि जब आपका क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तब आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 17 साल की उम्र आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। अगर जब आपने 2024 में एग्जाम दिया, आपकी अगर 17 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हो रही है, तो जो आपका ईयर है एडमिशन का, जो आपका क्या है ईयर है एडमिशन का, उस ईयर के बिफोर, उस ईयर के 31 दिसंबर से पहले या फिर ऑन 31 दिसंबर आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब 2024 के 31 दिसंबर से पहले या फिर 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स क्रॉस कर जानी चाहिए। ये था आपका पहला क्राइटेरिया, राइट। तो उसके बाद हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नीट के यूजी एग्जाम में से अपर लिमिट को हटा दिया गया है। क्या बोल रहे हैं नीट का नोटिफिकेशन कि देयर इज नो अपर लिमिट, राइट। सो नाउ इंडियन सिटीजन्स, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स किसी फॉरेन मेडिकल में कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर फॉरेन डेंटल इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनको भी क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडिया से दूसरी कंट्री में अगर जाकर आप डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए वहां पे कोर्स करना चाहते हैं, तो आप नीट यूजी देने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप OCI हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट देना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में पढ़े, चाहे इंडिया से बाहर पढ़े। इतनी बात समझ आ गई? आगे जो नोटिफिकेशन हमारा कहता है वो ये कहता है कि जो NRI स्टूडेंट्स है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनको एग्जाम देने के लिए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि ये क्लेम करता है कि वो एक NRI है या फिर OCI है, और इसी सर्टिफिकेट को उनको उनके कॉलेज काउंसलिंग के टाइम भी प्रोवाइड करना रहेगा। यही अगर हम बात करें फॉरेन एप्लीकेंट की, राइट, तो जो फॉरेन एप्लीकेंट है उनको क्या प्रोवाइड करना है एज डॉक्यूमेंट? उनको अपने पासपोर्ट के वैलिड रेलेवेंट पेजेस या फिर एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करना होगा एंड सबमिट करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको कहाँ रखने होंगे? अपने कॉलेज के काउंसलिंग के टाइम में भी रखने होंगे। इतनी बात समझ आई आपको? तो ये सब आपको करना रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अगर आप एक ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के या फिर पीआई हो हैं, यू विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेनर। व्हाट विल यू बी ट्रीटेड एज? आपको एक फॉरेनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओसीआई हैं या फिर पीआई हो हैं तो आपको इंडिया की सारी सीट्स जो है, इंडियन नेशनल सीट्स जो है नीट की, वो आपको मिल जाएंगी। यू विल बी ओनली एलिजिबल फॉर एनआरआई सीट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ एनआरआई सीट्स का ही हक मिल सकता है, राइट। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा नीट का यूजी एग्जाम है वो कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो बच्चों, हो सकता है कि आप 12th का जो बोर्ड है, एग्जाम है, या तो अपीयर करोगे या फिर क्या कर चुके हो, उसको अपीयर कर चुके हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, अपीयरिंग कर रहे हो, मतलब 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है अगर आप दे रहे हो और आपका, या दे चुके हो और आपका रिजल्ट आने वाला है, सो यू मे अप्लाई एंड अपीयर इन द टेस्ट। आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो। क्या हो, आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 12th बोर्ड के एग्जाम में जो रिक्वायर्ड उनकी एलिजिबिलिटी है उतने अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आप नीट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, राइट। सो यहां पर क्या लिखा है, जो क्लास 12th में अपीयर कर चुके हैं और जिनका रिजल्ट अवेटेड है, राइट, मे अप्लाई एंड अपीयर इन द टेस्ट बट ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। अगर वो पास नहीं करते हैं, इफ दे डू नॉट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद रिक्वायर्ड पास परसेंटेज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आपके बोर्ड्स में जितनी परसेंटेज चाहिए नीट को क्वालिफाई या नीट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपके पास वो परसेंटेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। सो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और आर अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन with English, Physics, Chemistry and Biology as a main subject and expect to pass the examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the competitive examination. However, their candidature will be considered only if they provide, अगर आप provide करते हैं documentary evidence of having passed the qualifying examination with required subjects and percentage of marks. अब यहां पर ये क्या है कि required subjects क्या है, required percentage of marks क्या है। तो जब हम यहां किसकी बात करते हैं, subjects की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट्स में आपके पास 12वीं में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट में अगर आपको नीट देना है तो 3 सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए एंड बायोलॉजी चाहिए। बायोलॉजी की जगह अगर आपके पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये भी चलेगा। इन 3 कॉम्बिनेशन का होना मैंडेटरी है, इन 3 सब्जेक्ट्स का होना मैंडेटरी है, राइट। साथ में आपकी जो 4th सब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्या होगी, 4th सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश होगी। तो इस कॉम्बिनेशन वाले पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं नीट यूजी का। इतनी बात समझ आ गई। ये बात हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की। अब अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, तो कितने मार्क्स आने चाहिए आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें। अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की इंडिविजुअली और साथ में इंग्लिश की, इन सब में आपको इंडिविजुअली क्या होना है, पास होना है। इन सब में आपको इंडिविजुअली क्या होना है, पास होना है। अगर आपको नीट में क्वालिफाई करना है, नीट में बैठना है आपको, तो आपको फिजिक्स में भी पास होना है, केमिस्ट्री में भी पास होना है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में भी पास होना है और आपको इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है, राइट। ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप देखते हो एक एग्रीगेट, तो आपको क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एक साथ अगर हम माने, टुगेदर हमें देखना है, तो ये आपकी कितनी बननी चाहिए, 50% बननी चाहिए, ठीक है। ये जो 50% है, ये किसके लिए मैं बात कर रही हूं, ये मैं बात कर रही हूं हमारे जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, ठीक है।
अभी हम आगे बात करेंगे किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी वालों के लिए, राइट। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि मैम मैंने जो स्कूलिंग करी है वो प्राइवेट स्कूलिंग की है या फिर मैंने ओपन स्कूल से स्टडी किया है क्लास 12, तो क्या मैं नीट दे सकता हूं। तो बच्चे यहां पर ध्यान से पढ़ो कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लास 12 पास किया है ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, दे शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप लोग नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, right? Furthermore, a study of biology, biotechnology as an additional subject at class 12 level also shall not be permissible. अगर आपने क्या किया है ओपन स्कूल में या फिर आप एज प्राइवेट कैंडिडेट अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है लेकिन आपकी स्कूलिंग या ओपन स्कूल से है या आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, तो आप किसी भी तरह से नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। द कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लास 12 पास किया है विद बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट will also be eligible for MBBS entrance examination, right? अगर मान लीजिए आपके इन 5 सब्जेक्ट में से जो बायोलॉजी है वो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो भी आप क्या कर सकते हो, नीट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका रेगुलर स्कूलिंग होना चाहिए, ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो ये सब बातें हमारे नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, राइट? साथ ही में हम आगे आते हैं और हमारा नोटिफिकेशन यहां पर क्या कह रहा है, ये देखिए। तो यहां पर हमारा नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, दैट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या तो बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। अगर हम इन सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली बात करते हैं तो इन सब में आपकी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सबकी एक साथ बात करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें उस ग्रुप में सिर्फ कौन कौन कंसिडर किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंसिडर किया जाएगा, और उसमें एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट? इतनी बात समझ आ गई? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिखकर भेजेंगे और हम यहां पर आपके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये बात हुई हमारी किसकी, जनरल एंड हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे शेड्यूल ट्राइब की, एसटी की, शेड्यूल कास्ट की, एससी की, या फिर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उनके पीसीबी के परसेंटेज के लिए, तो पीसीबी का परसेंटेज उनका कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, जो कि जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या था, 50% था। तो देखिए क्या कहता है नोटिफिकेशन, जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टेकन टुगेदर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी 40%। क्या होने चाहिए, 40% होने चाहिए, जो कि अदरवाइज कितने थे, 50% थे जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इतनी बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पर क्या है, अगर आप क्या दे रहे हैं, एम्स दे रहे हो या फिर जिपमर दे रहे हो, तो जो क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्सेज, कैंडिडेट शुड कंसल्ट द वेबसाइट ऑफ एम्स एंड जिपमर। तो क्या है, जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो आपको एमबीबीएस में एडमिशन दिलाएगा एम्स और जिपमर के लिए, वो क्या होंगे, जो रूल्स एम्स और जिपमर बनाएगा उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट 2024 के लिए। हमने अभी रेफरेंस लिया है नीट 2023 से,
लेकिन मान लीजिए कोई भी चेंज होता है तो हम आपके पास वो चेंज जरूर पहुंचाएंगे। तो चिंता नहीं करनी है, सारी चिंता हमारे पर मिशन ज्ञान पर छोड़ दीजिए। हम यहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई डाउट ना रहे, और अगर डाउट रहेगा तो कहां पहुंचाना है इसको, नीचे कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली बार एक नए नीट के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।